नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद नायब सिंह सैनी ने दिल्ली पहुंचे और जहां उन्होंने राष्ट्रपति समेत बीजेपी के दिग्गजों से मुलाकात की। इसी कड़ी में नायब सैनी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। खबर दिल्ली से है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी हरियाणा भवन पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा भवन पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। उधर हरियाणा भवन दिल्ली के प्रांगण में स्थित मंदिर में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने द्वारा पूजा अर्चना की गई और पूजा अर्चना कर समस्त प्रदेश के परिवारजनों की खुशहाली एवं समृद्धि के लिए प्रार्थना की। उधर हरियाणा में जीत के बाद नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जलेबी पर राजनीति करने वाले राहुल गांधी को हमारे खान पान और हरियाणा की संस्कृति का ज्ञान नहीं है। पवन खेड़ा समेत कांग्रेस के अन्य नेताओं के पास जलेबी भिजवाने का काम हमारे अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली करेंगे। बजवाई उन्होंने बजवानी चाहिए थी, नहीं हम बजवा देंगे। पवन खेड़ा के यहाँ हम बजवा देंगे। हमारे माननीय अध्यक्ष जी आप जलेबियां पवन खेड़ा के यहाँ और कांग्रेस के यहाँ पहुंचवाइए। जलेबियां जानी चाहिए। नहीं, हमारी जलेबी हरियाणा की बहुत ही फेमस है। मेरे गोहाना की जलेबी बड़ी फेमस है, परंतु जो व्यक्ति ने प्रेजेंट किया है कि उसकी फैक्ट्री लगेगी, उसका ये होगा, जलेबी के ऊपर बड़ी राजनीति की है। जलेबी हमारे हरियाणा में कई प्रकार की होती है। एक बारीक जलेबी भी होती है, एक मीडियम जलेबी भी होती है, एक ये गोहाना की प्रसिद्ध जलेबी है। उधर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की हार के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेदार हैं। कांग्रेस उम्मीदवार बयानबाजी करेंगे और अगर आप कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशियों से पूछेंगे तो वे बताएंगे कि हुड्डा ने क्या किया है। इसके साथ ही उन्होंने नायब सिंह सैनी के फिर से सीएम बनने के सवाल पर कहा कि ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा और संभावना है कि जल्द ही इस पर फैसला होगा। उधर बरवाला से चुने गए नवनियुक्त विधायक रणवीर गंगवा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुझे नवा से टिकट चाहिए थी, पर हाईकमान का फैसला था कि मुझे बरवाला भेजा जाए। मुझे बरवाला की जनता ने भी उतना ही प्यार दिया है और मैं लाडवा में भी जहां जहां जा सका लोगों ने नवा को भी उतना ही प्यार दिया है। हम बरवाला और नवा सीट जीते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्राथमिकता पर मैं बरवाला शहर का विकास करवाऊंगा और साथ ही साथ जिसमें सीवरेज और पानी का मुद्दा सबसे अहम है। धन्यवाद करूंगा प्रदेश के मतदाताओं का, जिन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बना करके भारतीय जनता पार्टी पे एक बार फिर से विश्वास जताने का काम किया है और एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया है कि लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनी है। देखिए, अभी माननीय सीएम साहब दिल्ली गए हुए हैं और केंद्रीय नेतृत्व से और पार्लियामेंट्री बोर्ड से बातचीत उनकी हुई है। क्या हुई है वो स्वयं आकर के बताएंगे। कोई आधिकारिक सूचना अगर आएगी तो जरूर आपको बताएंगे। अब तक कोई सूचना इस बात
उधर हरियाणा के निवर्तमान पंचायत मंत्री महिपाल डांडा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने चुनाव के दौरान बीजेपी के खिलाफ कार्य किए हैं। आपको बता दें कि उनको छोड़ेंगे नहीं। उन सभी अधिकारियों की जानकारी पार्टी के संज्ञान में है। जो लोग कांग्रेस की सरकार आई और हुई है मानकर जो है अपनी रोटियां सेकने लगे थे, बीजेपी को सब पता है। प्रशासन में कुछ लोग तेवर बदल रहे थे, कुछ अधिकारी भी तेवर बदल रहे थे। आपके चैनल के माध्यम से पहली बार 15 साल में बोल रहा हूं, बख्शेंगे नहीं जिन लोगों ने चीटिंग की है, बदतमीजी और बेईमानी की है। ऐसे लोग टिप्स पे हैं। उनको लगता था कांग्रेस की सरकार आ गई इसलिए पानी भरने चले गए थे। पानी भरने वालों, बख्शेंगे नहीं, तुम्हें ध्यान करना। उधर अंबाला शहर में मिली हार के बाद राज्य मंत्री रहे असीम गोयल ने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद सम्मेलन किया और चुनाव में की मेहनत पर आभार प्रकट किया है। आपको बता दें कि असीम गोयल ने कहा कि हार पर समीक्षा होगी। कांग्रेस के ईवीएम हैक के आरोपों पर कहा कि कांग्रेस का विधवा विलाप चलता रहेगा। तो वहीं हरियाणा में भाजपा भले ही सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन कुछ सीटें हाथ से जरूर निकल गई, जिसको लेकर भाजपा मंथन जरूर करेगी। साथ ही आपको बता दें कि वहीं अंबाला शहर में जो है विधानसभा में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। साथ ही नायब सरकार में राज्य मंत्री रहे असीम गोयल ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कार्यकर्ता धन्यवाद सम्मेलन किया। इस दौरान असीम गोयल ने कार्यकर्ताओं का चुनाव में मेहनत के लिए आभार प्रकट किया। असीम गोयल ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, पसीना बहाया और साथ ही भाजपा का वोट बैंक साथ रहा। अगले 5 साल और ज्यादा मेहनत करेंगे। आज सभी वर्कर जिन्होंने चुनाव के अंदर अपना पसीना बहाया, दिन रात एक किया और अंबाला शहर की स्वाभिमानी जनता विधानसभा के पास में गई। स्वाभिमानी जनता के पास आज एक वर्कर मीटिंग कल ही हमने सोचा था, कल एक मैसेज आता और मात्र एक मैसेज पे आज हजारों साथी कार्यकर्ता साथी जिस प्रकार से अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह देने के लिए आए, मैं बहुत दिल की गहराइयों से उनका आभार प्रकट करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का परिवार अंबाला शहर विधानसभा का पहले भी एक मुट्ठी था और आज भी एक मुट्ठी ही खड़ा है। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर जो है अंबाला से है, जहां पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने मशहूर उद्योगपति जो है रतन टाटा के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि रतन टाटा का दुनिया से जाना एक बहुत बड़ा आघात है। उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक नया मोड़ दिया और सरकार की कठिनाई के समय उन्होंने दिल खोल के सहयोग किया है। हर भारतवासी उनके जाने से आहत है। रतन टाटा जी का इस दुनिया से जाना एक बहुत बड़ा आघात है। वो अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया है और वो अच्छे फिलोंथ्रोपिस्ट भी थे। सरकार की कठिनाई के समय में जब जब आई देश के हाथ में, उन्होंने दिल खोलकर सहयोग किया। आज हर भारतवासी उनके जाने से आहत है। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गिरीश भारद्वाज ने अपने कार्यालय पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों से बातचीत की है। ऐसा कोई सर्वे नहीं था जिसमें कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं दिखाई जा रही हो। आपको बता दें कि हर सर्वे में कांग्रेस की 50 से 70 सीट दिखाई जा रही थी। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, 11 के बाद कांग्रेस की 35 सीटें रुक गई। बीजेपी की 50 सीट दिखाई जा रही थी। आपको बता दें कि लेकिन जो लोकतंत्र में जनता फैसला सुनाती है उसे स्वीकार करना चाहिए। कहां कमी रह गई है इस पर सोचना और विचार करना चाहिए। देखिए, ऐसा कोई भी सर्वे नहीं था जिसमें कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार ना दिखाई जा रही हो। हर सर्वे ने कम से कम 50 सीटें और 70 सीटों तक भी
सर्वे में आ रही थी। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि शुरुआत में कल भी जब हम सुबह टीवी पे बैठे थे लगभग 9 बजे तक सभी चैनलों में ये आ रहा था कि कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। लगभग 11 बजे ऐसा सिस्टम सेट हुआ कि 35 पे कांग्रेस रुक गई और 50 सीटों के आसपास पर भारतीय जनता पार्टी को दिखाया जा रहा था। लेकिन लोकतंत्र में जनता जो फैसला सुनाती है उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। कहां कमी रह गई है ये हमें सोचना और उसके ऊपर विचार करना चाहिए। हमारी जो भी मंथन होगा, जहां हमें ऊपर आला कमान बुलाएंगे, हम उनको बताएंगे कि कहां हमारी तरफ से कमी रह गई। अगली खबर का रुख करते हैं। तोशाम से बीजेपी प्रत्याशी श्रुति चौधरी की जीत का जश्न लगातार जारी है। आपको बता दें कि लोगों में उत्साह इस कदर है कि परिणाम आने के बाद 2 दिन बाद भी लगातार जो है मिठाई बांटी जा रही हैं। अब लोगों ने श्रुति चौधरी को सरकार में अहम हिस्सेदारी देने की मांग करनी शुरू कर दी है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि किरण चौधरी ने 20 साल जो है क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और तोशाम में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। अब इसी तोशाम क्षेत्र से श्रुति चौधरी विजयी हुई हैं। वे भी क्षेत्र का विकास करेंगी, इसलिए उन्हें सरकार में अहम भागीदारी देनी चाहिए ताकि तोशाम क्षेत्र में रुके हुए विकास कार्यों को पूरा किया जा सके। को पूरे भिवाड़ी जिले की सभी सीटों के ऊपर जिम्मेवारी दी गई थी और उस जिम्मेवारी को मैडम किरण चौधरी ने बेखूबी निभाया और सभी सीटें जीतने उचित होने का भाजपा को काम किया। और हम तो चाहते हैं कि बहन श्रुति चौधरी को एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए ताकि आने वाले समय में पूरे तोशाम और भिवाड़ी जिले का भला हो सके। जो कि दिन रात मेहनत करके बहन श्रुति चौधरी के पक्ष में लगातार जो लोगों ने विश्वास जताया और इसकी बहुत दूर से लगे थे बहन श्रुति लगातार मतों से रिकॉर्डों में जीतेगी। जिस तरह से पहले मैडम किरण चौधरी जी ने बहन श्रुति चौधरी विकास के कार्य जो आयाम स्थापित किए हैं उनको जो है गति मिलेगी और आने को जो लगातार विकास करेंगे यहाँ पर प्रस्तुत चलती रहे। हमारे को पूरी आशा है कि श्रुति चौधरी यहाँ बढ़िया काम करेंगी और ये पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल जी की पोती हैं और सब लोगों को आस यही है कि बहुत बढ़िया से बढ़िया काम करेंगी और हमें बीजेपी से भी यही आस है कि इनको बढ़िया पद मिलेगा और सब व्यापारियों का, जमींदारों का, किसानों का बढ़िया जो हमारे लिए बढ़िया काम हो। पानी की, बिजली की और भी बहुत समस्या है तो बहन जी को लोगों को पता है विभिन्न स्तर पर कोई आता है काम हो काम तो करी होती है तो रह पूरा भाजपा सरकार से भाजपा पार्टी को भाजपा नेतृत्व से भी हम ये मांग करते हैं कि बहन श्रुति को क्षणों में तोशाम हल्के को जो खुशी मिली थी, विकास पार्टी और भाजपा की जो गठबंधन की सरकार आई थी, ऐसी ही खुशी दोबारा तोशाम में देखना चाहते हैं ताकि सब तोशाम वासियों का, सारे हल्के का एक ऐसा संदेश जाए भाजपा शीर्ष नेतृत्व है कि हमारी मांग को वो क्षणों वाली मांग जो है पूरी कर दे। उधर चुनाव आयोग ने पत्र जारी करके हरियाणा और जम्मू कश्मीर से चुनाव की आदर्श आचार संहिता को हटाया और साथ ही आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि गौरतलब है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के चलते आचार संहिता हटाई गई है। अब प्रदेश में आचार संहिता हटने के बाद रुके हुए जरूरी प्रशासनिक कामकाज जो है शुरू हो सकेंगे। उधर शुक्रवार को अष्टमी को जिस तरीके से जो है मनाया जाता है उसको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए स्कूलों के समय में बड़ा बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि अष्टमी के चलते शुक्रवार को स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक खुलेंगे। इसको लेकर विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के चलते आचार संहिता हटाई गई है। अब प्रदेश में आचार संहिता हटने के बाद रुके हुए जरूरी प्रशासनिक कार्य शुरू होंगे।
तो अष्टमी के चलते शुक्रवार को स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक खुलेंगे। इसको लेकर विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी कर दिया है। तो अगली खबर का रुख करते हैं। खबर कैथल से है, जहां पर जो है लगातार एक 35 वर्षीय महिला को गोली मारने की घटना सामने आई है, जिसमें कि जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश आए थे, जो कि महिला की छाती में गोली मारकर फरार हो गए। इसके बाद महिला को कैथल के सिविल अस्पताल में लगाया गया और आपको बता दें कि जहां पर उसका उपचार जारी है। मामले को लेकर कैथल के डीएसपी बीरभान ने बताया कि पुलिस मामले की सभी पहलुओं को लेकर गहनता से जांच कर रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। लेडी है सरोज, वाइफ ऑफ सतबीर, ये चीका रोड पे मलिक नगर में रहती है और इनका जो इसकी ससुराल है वो मखंड गांव है, थाना ऊंचाने में पड़ता है जींद में। वहां से इनकी जो जमीन है ना नारनौंद में, उस जमीन का झगड़ा है। उस जमीन के झगड़े के बारे में हाई कोर्ट में केस चल रहा है और उस रंजिश के चलते ही इनके साथ ये वारदात हुई है। उधर गर्मी के कारण हरी सब्जियां महंगी होती जा रही हैं। आपको बता दें कि कोई भी हरी सब्जी 45 रुपए से कम नहीं है। सब्जियों के बढ़ते इन दामों ने आम लोगों के घरेलू बजट को बिगाड़ रखा है। बाजार में ऐसी कोई हरी सब्जी नहीं है जिसके दाम 35 रुपए प्रति किलो से कम हो। 20 रुपए किलो में मिलने वाली शिमला मिर्च अब 60 से 80 रुपए किलो मिल रही है। वहीं 5 से 6 रुपए किलो में मिलने वाला कद्दू भी अब 30 से 40 रुपए किलो तक बिक रहा है। यहां तक कि 20 से 30 रुपए में मिलने वाला करेला अब 80 से 90 रुपए किलोग्राम तक पहुंच गया है। लहसुन 350, 400, चैना 350, देसी 400, 450। इतना महंगा क्यों हो रहा है लहसुन? फसल कम थी पिछली, तो रेट कम होने की कोई संभावना? रेट कम होगी, 10-20 दिन बाद हो जाएगी। क्या भाव हो जाएंगे तब? होना चाहिए 300, चैना बड़ा होना चाहिए। नकली माल, देसी माल 400-450। देसी गुलकारी है वो चैना वाला, आपको पता ही है, पता नहीं जहर है कि क्या है। तो गोभी 80 रुपए चल रहा जी और टमाटर 100 रुपए चल रहा जी, आधा 120 चल रहा जी, नींबू 140 चल रहा जी और कद्दू चल रहा जी 40 रुपए किलो, चौड़े 80 रुपए किलो जी, बैगन 60 रुपए किलो जी और बैगनी 50 रुपए किलो, अरबी 120 रुपए किलो, बंद गोभी 60 रुपए किलो जी। हरा धनिया जी 250 रुपए किलो। जी के दाम तेज ही है जी। आलू क्या भाव है? आलू 25 से लेके 30 तक है। टमाटर है 90 से लेके 100 तक। साग 700 का? 700 का साग तो 25-30 रुपए किलो। टिंडो का भाव है 80 रुपए किलो। हरे मटर? हरा मटर 200। हरा धनिया? 200 रुपए। अदरक है अपनी और जो वधी है अपनी और जो वधी है। उधर देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा ने बुधवार रात दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने 86 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। आपको बता दें कि पूरे देश ने नम आंखों के साथ रतन टाटा को अंतिम विदाई दी। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। नहीं रहे भारत के रतन नवल टाटा। 86 साल की उम्र में दी अंतिम सांस।
रतन टाटा के निधन से देश में शोक की लहर। उद्योगपति रतन नवल टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने बुधवार देर रात करीब 11 बजे अंतिम सांस ली। वे अचानक तबियत बिगड़ने के कारण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थे और उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा को 7 अक्टूबर को आईसीयू में भर्ती किया गया था। हालांकि तब उन्होंने ही इसका खंडन करते हुए कहा था कि वो ठीक है और रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। लेकिन जब उनके निधन की खबर सामने आई तो पूरे देश में शोक की लहर छा गई। रतन टाटा के निधन पर देश के कई जाने माने राजनेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। यहाँ तक कि विदेशों से भी उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी से लेकर मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और आनंद महिंद्रा ने भी उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताते हुए कहा कि रतन टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक टाटा ग्रुप को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मगर जैसा आप सब जानते हैं, श्री रतन टाटा का निधन हो गया। सबसे पहले तो मैं रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे। रतन टाटा का पार्थिव शरीर नरीमन पॉइंट स्थित नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में रखा गया है। यहाँ लोग उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। उद्योग जगत की कई बड़ी हस्तियों ने भी उन्हें अंतिम विदाई दी और शोक व्यक्त किया। वहीं रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने पहुँचे कुमार मंगलम बिरला ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैम, ऐसा था कि वहाँ से बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं। मेरा ये प्रिविलेज था कि मैं उनके साथ काफी मेरी करीबता रही कई सालों तक और बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे, और आदर्श पुरुष थे कई तरह से। तो हमको उनकी जो जिंदगी है सेलिब्रेट करना चाहिए। सर, कोई ऐसी बात जो आपको याद आती है इनसे मुलाकात के दौरान? कोई ऐसी बात? हमेशा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। उनको अपने कंपनीज के बारे में हमेशा सोचते थे 24/7। आइए अब उद्योगपति रतन नवल टाटा की जीवनी पर भी एक नजर डालते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की और वो कैसे भारत के मशहूर उद्योगपति बने। 28 दिसंबर 1937 में मुंबई के पारसी परिवार में जन्म। रतन टाटा के पिता का नाम नवल टाटा था। 1948 में माता पिता से अलग हो गए थे। दादी ने रतन टाटा का पालन पोषण किया। मुंबई के कैंपियन स्कूल से की 8वीं तक पढ़ाई। 1962 में अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। 1975 में अमेरिका के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट। 1991 से 2012 तक टाटा सन्स के चेयरमैन। 9 अक्टूबर 2024 को निधन। रतन टाटा ने समाज के हित में कई कार्य किए हैं। गरीब और जरूरतमंदों की टाटा ने हमेशा एक मसीहा के रूप में मदद की है। रतन टाटा के इन्हीं कार्यों को देखते हुए उन्हें कई बार सम्मानित भी किया गया है। आइए आपको बताते हैं कि कब और किस सम्मान से उनको नवाजा गया। 2000 पद्म भूषण, 2008 पद्म विभूषण, 2024 रतन टाटा के लिए भारत रत्न की मांग। वहीं रतन टाटा के निधन के बाद देश ने एक अनमोल रतन को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। बिजनेसमैन, दानवीर, दरियादिल और पशु प्रेमी के तौर पर भारतीय कारोबारी इतिहास में अलग पहचान बनाने वाले और भारत के रत्न रतन टाटा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन लोगों के दिल में उनके लिए प्यार अभी भी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।